Hello friends, welcome on Utkarsh online platform. In today's class, I am going to discuss you a few important questions of IPC. ये IPC के वो क्वेश्चंस हैं जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज के पेपर से पिक किए हैं. तो हमारे यहाँ पे अभी एक टेस्ट सीरीज चल रही है फॉर RGS जिसे आप भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी कैसी है उसको परख सकते हैं. तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, कै स्वेच्छा से कै की अंगूठी को इस आशय से नदी में फेंकता है जिससे कै को सदोष हानि हो. कै ने अपराध कारित किया है. A voluntarily throws into river a ring belonging to B with the intention thereby causing wrongful loss to B. A has committed. There are four options: theft, चोरी, loot, robbery, उद्यापन, extortion, and the last one is mischief. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज mischief. मिस्चीफ इसका सही आंसर है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है कि ए जानबूझकर बी को हानि करने के लिए. तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक को या किसी पर्सन को स्वेच्छा जानबूझकर संभावना जानते हुए हानि करने के लिए कोई वस्तु में परिवर्तन करता है या उसको डिस्ट्रक्ट करता है जिससे अगले व्यक्ति को या तो डैमेज हो या फिर उसको रॉन्गफुल लॉस हो, तो उसे हम बोलते हैं मिस्चीफ. मिस्चीफ का ये ऑफेंस है which is defined under section 425 of IPC and punished under section 426 of IPC. 425 में परिभाषित किया है और 426 में इसका पनिशमेंट बताया है. तो ये रिस्ट्री का ऑफेंस बनता है. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपन बजाज बनाम KPS गिल एक उच्चतम न्यायालय का प्रसिद्ध मामला है जो कि संबंधित है. रूपन बजाज वर्सेस KPS गिल इज अ फेमस केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज रिलेटेड टू. ऑप्शन है, एक महिला की लज्जा भंग करने से, टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वीमेन. बी, सदोष अवरोध से, रोंगफुल रेस्ट्रेंट. सी, तलाकशुदा महिलाओं को भरण पोषण से, मेंटेनेंस टू द डिवोर्स्ड वीमेन. डी, सदोष परिरोध, रोंगफुल कन्फाइनमेंट. तो स्टूडेंट्स, ये जो केस है रूपन बजाज वर्सेस KPS गिल, ये एक हाई प्रोफाइल केस है जो बहुत लंबे टाइम तक मीडिया में लाइमलाइट रहा, क्योंकि ये मिस्टर KPS गिल जो है वो DGP ऑफ पंजाब थे एंड रूपन बजाज जो थी वो IPS ऑफिसर थी पंजाब में. तो मिसेस रूपन बजाज ने KPS गिल के अगेंस्ट कंप्लेन की थी. एक पार्टी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बर्ताव किया था जिसके लिए उन्होंने कंप्लेन की थी एंड KPS गिल वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 354 ऑफ IPC जो कि संबंधित है टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन. कोई भी पर्सन असोल्ट करता है किस पर्पस से? टू इंटेंट क्या होता है? टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन. तो ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 354 ऑफ IPC. साथ ही साथ उनको KPS गिल को धारा 509 ऑफ IPC में भी दंडनीय पाया गया, जिसमें आप महिलाओं को कोई शब्द कह रही हो, कोई जेस्चर ऐसा कर रही हो जो कि कैसा है, अपमानजनक है. तो इन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया. तो ये मामला बनता है ऑप्शन नंबर ए, यानी IPC की धारा 354 के तहत, जिसके तहत किसी अपराधी को 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान किया गया है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. तो ये केस संबंधित था ऑप्शन नंबर ए से. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, विधि के समादेशों की अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक कै भीड़ पर गोली चलाता है. कै किस धारा के तहत प्रतिरक्षा ले सकता है? A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A can take the defense under section. Option है section number 76, section number 77, section number 80 और section number 95. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेक्शन नंबर 76.
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जनरल एक्सेप्शन से। जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 76 से। देखिए, एक प्रसिद्ध लैटिन मैगजीम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज अ गुड एक्सक्यूज। धारा 76 जो है वो बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण या अपने आप को सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए कि वह तथ्य की भूल के दिन कोई कार्य करता है तो वो अपराध नहीं है अगर उससे किसी व्यक्ति की अपहानि कारित हो रही है। तो मतलब साफ है कि अगर कोई भूल हो रही है, भूल कैसी होनी चाहिए? भूल होनी चाहिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी तथ्य की भूल होनी चाहिए। फैक्ट की जो भूल हो रही है वो क्या है? एक्सक्यूजेबल है, वो माफ की जा सकती है। लेकिन अगर भूल हो रही है विधि की तो वह माफ नहीं की जा सकती है। एक व्यक्ति विदेश जा रहा है, विदेश गया है और उसके पास 10 किलो सोना पाया जाता है, उसे वहां पे अरेस्ट कर लिया जाता है और वो ये बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर मैं 10 किलो सोना लेके आऊंगा तो ये क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। वाकई में अगर उसे नहीं भी पता हो तो भी वो व्यक्ति दायी होगा। क्यों? क्योंकि विधि की भूल का वो सहारा नहीं ले सकता। एक्सक्यूज ऑफ लॉ इज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जबकि अगर किसी व्यक्ति से तथ्य की भूल हो रही तो वो क्या है? एक अच्छी एक्सक्यूज है। तो ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 76 के इलस्ट्रेशन पे बेस्ड है और यहाँ पे ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वाड नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगल। आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती है, यह किस धारा से संबंधित है? ऑप्शंस है सेक्शन नंबर 78, सेक्शन नंबर 79, सेक्शन नंबर 80 और सेक्शन नंबर 81। तो स्टूडेंट्स, नेसेसिटीज की बात जहां आती है वहां पे आता है हमारा सेक्शन नंबर 81। डैडली एंड स्टीफंस, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन नंबर 81 का। सेक्शन नंबर 81 में बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी एक हानि को बचाने के लिए, किसी एक बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि कारित कर रहे हैं तो वो, अगर आप सद्भावना पूर्वक कर रहे हैं, बड़ी हानि से बचाने के लिए कर रहे हैं तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर 81। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना किस धारा के तहत दंडनीय है? मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन है सेक्शन नंबर 275, सेक्शन नंबर 276, सेक्शन नंबर 277 और सेक्शन नंबर 278। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन द टू ऑप्शंस, सेक्शन नंबर 277 एंड सेक्शन नंबर 278, बिकॉज दीज टू सेक्शन इज रिलेटेड टू, एक जल से संबंधित है और दूसरा वायु से संबंधित है। तो यहाँ पे किससे पूछा है हमने? वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा है। तो वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को नॉक्सियस करने की बात कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर होगा सेक्शन नंबर 278। और अगर हम बात करें जल स्रोत, जो जल स्रोत है उनको अगर कलुषित करने का अपराध, वो भी दंडनीय है अंडर सेक्शन 277। तो दीज टू सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिनके एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो दोनों ही सेक्शंस आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस, वायुमंडल को नॉक्सियस कर रहे हैं आप, वायुमंडल को आप अपायकर कर रहे हैं, जो आसपास लोग रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको क्या हो रहा है? उनके लिए वायुमंडल अपायकर हो रहा है आपके कार्य से, जो आप स्वेच्छा कर रहे हैं। तो वो क्या है? अपराध है अंडर सेक्शन 278 और जिसके लिए पनिशमेंट है जुर्माना, जो कि 500 रुपए का हो सकेगा। तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन डी के साथ साथ आपको सी भी ध्यान में रखना है अगर वैसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कै यह को दबोच लेता है और यह के कपड़े में यह का धन और आभूषण यह की सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहाँ कै ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा यह का सदोष अवरोध कारित करता है। कै ने कौन सा अपराध कारित किया है? ए होल्ड्स जेड डाउन एंड fraudulently takes Jed's money and jewels from Jed's clothes without Jed's consent. Here, A has committed theft, and in order to the committing of that theft,
has voluntarily caused wrongful restraint to Z, A has committed the offense of. ऑप्शन है A चोरी theft, B उद्यापन extortion, C लूट, D डकैती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी, लूट या तो चोरी है या एक्सटोर्शन यानी कि उद्यापन। चूंकि यहाँ पे कपटपूर्वक जहां निकाला है वहां तो चोरी हो गई है और बाद में उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया है, तो ये क्या हो गया है? ये लूट हो गया है। डकैती इसका आंसर हो नहीं सकता है। लूट एंड डकैती इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, लूट ही डकैती होती है अगर 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो। लूट का जो ऑफेंस है वही डकैती है। लूट प्लस 5% इज इक्वल टू डकैती। ठीक है, तो यहाँ पे 5% तो है नहीं ना, देयर इज ओनली 1% एंड दैट इज ए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफेंस कौन सा होता है? लूट का होता है। ये चोरी भी, ये चोरी तो हो ही चुकी है, लेकिन चोरी करने के लिए रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया है, तो फिर ये क्या हो चुकी है? ये लूट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लूट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि के अपराध के लिए कितने अपवाद प्रदान किए गए हैं? How many exceptions have been provided for the offence of defamation under section 499 of Indian Penal Code? 10, 11, 12 or 13? So, students, section number 499, which is chapter number 21 of IPC, इसमें 499 में defamation को define किया गया है और defamation के डेफिनेशन के साथ साथ में देयर आर 10 एक्सेप्शंस। वो 10 मामले वो है अगर कोई आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है, चाहे वो रिटन हो या वो ओरल हो या वो जेस्चर में हो, अगर वो इन 10 अपवादों में फॉल करते हैं तो वो मानहानि का अपराध कमिट नहीं होता है। तो टोटल अपवाद कितने हुए? 10। जैसे आप कोई सी व्यक्ति के बारे में कोई बात कह रहे हैं और वो बात कैसी है? सत्य है और उसका प्रकाशन लोक के लिए मतलब पब्लिक गुड में है, तो वो क्या है? वो अपराध नहीं है। किसी की भलाई के लिए आप वार्निंग दे रहे हो कि देख ये ईमानदार है, ये ईमानदार व्यक्ति नहीं है तो इस पे विश्वास मत करना, तो ये डेफामेशन नहीं है, क्योंकि किसी की भलाई के लिए सद्भावना पूर्वक आप उसे वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, कार्य न्यायालय की जो रिपोर्ट्स होती है उसके बारे में छापना, वो सब डेफामेशन नहीं है। तो इस तरीके से टोटल 10 एक्सेप्शंस है जो कि दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रेरण के अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? Which of the following is not essential for the offense of abatement? Abatement, which is defined under section 107 of IPC, under chapter 5 of IPC. तो इनमें से कौन सा अबैटमेंट के लिए आवश्यक नहीं है? फर्स्ट इज कॉन्स्पैरेसी, षड्यंत्र, बी साक्ष्य सहायता, इंटेंशनली एडिंग, सी अटेम्प्ट प्रयत्न, डी उकसाना इंस्टिगेशन। तो स्टूडेंट्स, अबैटमेंट जो होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्टली बाय इंस्टिगेशन, आप दूसरे व्यक्ति को उकसा रहे हैं कोई कार्य या कोई लॉप करने के लिए। सेकेंडली कॉन्स्पैरेसी, आप षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र के फर्दरेंस में कोई एक्ट या ओमिशन हो जाता है, देन दैट इज अबैटमेंट। थर्डली, आप किसी को इंटेंशनली यानी कि साक्ष्य सहायता कर रहे हैं। तो इन 3 तरीकों से आप अबैटमेंट का ऑफेंस कर सकते हैं। तो इसमें प्रयत्न शब्द शामिल नहीं है, तो सी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा दुष्प्रेरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो प्रयत्न आवश्यक नहीं है। आप कोई प्रयत्न ना भी करें, आप किसी को सिर्फ उकसा दें या आप किसी के साथ षड्यंत्र में शामिल हो जाएं या फिर आप किसी की इंटेंशनली ऐड करें, तो वो क्या हो जाता है? वो अबैटमेंट हो जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कै को खे पीटता है। इस कृत्य में कै के कंधे का विसंधान हो जाता है, खे उत्तरदायी है। A was beaten by B in this act. A's shoulder was dislocated, not fractured. B is liable for simple hurt,
साधारण उपहति, घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट, सी असोल्ट और डी एफ्री। कौन सा ऑफेंस बनता है? तो स्टूडेंट्स इसमें ऑफेंस बनता है ग्रीवियस हर्ट, बी घोर उपहति। देखिए सेक्शन नंबर 320 में ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया गया है, जिसमें 8 तरीके बताए गए हैं कि इन 8 में से कुछ भी अगर एक्ट हो रहा है, आप किसी व्यक्ति को हर्ट कर रहे हैं और हर्ट करते समय अगर उन 8 में से कुछ भी हो जाता है, जैसे किसी की नेत्र की जो दृष्टि है, आई साइट है, उसका परमानेंटली प्राइवेशन हो जाता है, मतलब वो नहीं देख पाए, कान उसका भंग हो जाए या उसकी जैसे डिसलोकेशन हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए, टूथ या बोन, ठीक है, या उसका मतलब इतनी पीड़ा हो रही है कि 20 दिन तक वो अपने साधारण कामकाज नहीं कर पा रहा है, तो ये सब किस में आएगा? ये सब ग्रीवियस हर्ट में आएगा। तो वो डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 320, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो डिसलोकेट हो रहा है शोल्डर, दैट इज ग्रीवियस हर्ट। नेक्स्ट, यह एक रथ में सवार होकर चल रहा है, क्या यह के घोड़ों को चाबुक मारता है और उसके द्वारा उसकी चाल को तेज कर देता है। यहाँ कै ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करके यह का गति परिवर्तन कर दिया है, अतएव कै ने यह पर बल का प्रयोग किया है। और यदि कै ने यह की सम्मति के बिना यह कार्य यह आशय रखते हुए, यह संभावित जानते हुए किया कि वह उसे यह को क्षति, भय या शोभ उत्पन्न करे, तो कै ने कौन सा अपराध कारित किया है? Jed is riding in a chariot, a lesses Jed's horse, and thereby causes them to quicken their pace. Here, A has caused change of motion to Jed by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Jed, and if A has done this without Jed's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Jed, which offense A has committed? ऑप्शन है ए ने जेड पर हमला किया है, ए हैज यूज्ड असोल्ट टू जेड, ए ने जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है, ए हैज यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू जेड, ए ने जेड को उपहतिकारित की है, ए हैज कमिटेड हर्ट टू जेड, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए ने क्या किया है? ए ने हॉर्स में गति परिवर्तन कर दिया है। गति परिवर्तन करना मीन्स व्हाट ही हैज यूज्ड फोर्स। फोर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 349। और ऐसा उसने क्यों किया है? ऐसा उसने किया है बिकॉज ही वांट टू, उसका इंटेंशन क्या था? उसको इंजर करना या उसको डराना या उसको अनोय करना। इस इंटेंशन से आप कर रहे हैं, देन ये ऑफेंस क्या बन जाता है? ये क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। सो ए ने जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। 350 में इसको डिफाइन किया गया है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, तो दहेज मृत्यु कही जाती है। Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within of her marriage shall be called dowry death. तो कितने टाइम के अंदर अगर किसी महिला की मृत्यु होगी दाह से या शारीरिक क्षति से कि उसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा? ऑप्शन है 5 years, 6 years, 7 years और 10 years. And the correct answer is option number C, 10 years. Dowry death is defined under section 304B. 304B में इसको डिफाइन किया गया है कि अगर विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा दाह से या अन्य तरीके से उस महिला की डेथ हो जाती है और soon before the death, उस महिला की मृत्यु से पहले अगर उसके साथ दहेज की मांग को लेके क्रुएल्टी की जाती है तो उसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा। तो ये बताया गया है सेक्शन नंबर 304B में, और एविडेंस में भी इसके रिगार्डिंग प्रिजम्पशंस के प्रोविजंस किए गए हैं जो कि किया गया है अंडर सेक्शन 113B कि उस मामले में प्रिजम्पशन की जाएगी, राइट? सो सी इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।